dear students, welcome to the class of UGC NET preparation. I am back with another topic of Unit 1 here. Topic is tariff and non-tariff barriers. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने किया था कि what are government interventions. तो गवर्नमेंट कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरफेयर करती है, दैट वर द क्वाइट वेज वी स्टडीड यस्टरडे. दैट वर टेरिफ्स इम्पोज कर देना या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देना, कोटाज कर देना, एडवलरम ड्यूटीज थी, हमारी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट था, तो सर्टेन वी डिस्कस्ड. आज हम इन्हीं चीजों को डिवाइड कर रहे हैं अंडर टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग दीज आर द टेरिफ बैरियर्स, या ऐसे आ सकता है विच अमंग दीज आर नॉट दी नॉन टेरिफ बैरियर्स. तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है, रीड करना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच ऑप्शन कि ये टेरिफ कैटेगरी में आती है कि नॉन टेरिफ कैटेगरी में. और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. हम जब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना वहां पे भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसा डाला है. सो अच्छे से सेशन को समझना है, प्रैक्टिस करनी है. इसमें क्या बोला बच्चे, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या ऐसी रुकावटें जो ट्रेड को रोकती हैं, उनको हम बैरियर्स बोलते हैं. बैरियर लग जाना. और इन बैरियर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. पहले हम समझते हैं कि टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं. तो देखिए, जो टैरिफ बैरियर्स हैं, दीज आर द काइंड ऑफ टैक्स. ये एक तरीके के टैक्स हैं जो कि इम्पोज किया जाता है गुड्स पर. टैक्स किस पर लगता है? गुड्स पर, जो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल या जो ट्रेड में इन्वॉल्व है. ठीक है, ये एक तरीके का टैक्स है जो कि आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को या जो भी इम्पोजिंग एजेंसी है उसको. एंड दिस इज लिवाइड ऑन द गुड्स, जो भी आप गुड्स किससे रिलेटेड कर रहे हो, ट्रेड में आ रहे हैं या जा रहे हैं. ठीक है बच्चे. अब नॉन टैरिफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा. यहाँ पर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, टैक्सेशन वैल्यू नहीं है. ठीक है, ये चीज समझना है कि यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है. अब टैरिफ जो थे, इन टैरिफ रेट्स को क्या किया गया बच्चे, इंटरनेशनल ट्रेड में इनको डिवाइड किया गया कई तरीके की ड्यूटीज में. तो सबसे पहले आपके आता है एड वैलोरम टैरिफ्स. ये एड वैलोरम ड्यूटी लास्ट सेशन में भी हमने किया है, एड वैलोरम. सो एड वैलोरम ड्यूटीज क्या होती हैं? दिस आर इम्पोज्ड एज अ परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड. कितनी मनी की वैल्यू आप प्रोडक्ट्स पर लेकर आ रहे हो, उन पर एज अ परसेंटेज ये इम्पोज होती है. सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने लगाया कि आप इतनी वैल्यू से ज्यादा 5 लाख रुपीज से ज्यादा के गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी कंट्री में नहीं ला सकते. एंड सपोज कीजिए आप 6 लाख के लेकर आ रहे हैं, तो जो 1 लाख है उस पर आपका एक परसेंटेज जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा. दिस इज एड वैलोरम. राइट, ये वैल्यू पर लगता है, पैसे कितने ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू पर लगता है गुड्स की. नेक्स्ट अनदर वन वी स्टडी इवन येस्टरडे, दैट वाज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक जिस बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है स्पेसिफिक ड्यूटीज या स्पेसिफिक टैक्स. ये एक तरीके का ऐसा टैक्स था दैट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक आर्टिकल्स या स्पेसिफिक क्वालिटी से रिलेटेड उन पर लगता है. ये एज अ जनरल है, जो कि यहाँ पर एड वैलोरम था मतलब वैल्यू. दिस इज लाइक वेट पर लग गया भाई, आपके जितना भी वेट होगा गुड्स का उस पर लग जाएगा. उसमें ये मैटर नहीं करता आपने कितने का सामान मंगवाया है. क्वांटिटी पर लग गया कि आपने कितनी क्वांटिटी मंगवाई है. तो ऐसे होता है स्पेसिफिक वैल्यू, कुछ एट्रीब्यूट्स पर लगता है. समझ में आया बच्चे? देन द नेक्स्ट वन इज योर कंपाउंड टैरिफ. ओके, कंपाउंड टैरिफ हम किसे बोलेंगे? व्हेन देयर इज द मिक्सचर ऑफ बोथ दीज टैरिफ, जहां पर पार्टली परसेंटेज टैक्स आपको वैल्यू पर देना पड़ता है एंड पार्टली सपोज कीजिए आपको वेट पर देना पड़ जाए. तो ये दोनों किसके मिक्सचर हो गए? एड वैलोरम के भी स्पेसिफिक के भी. उसको आप क्या बोलोगे? कंपाउंड टैक्स. ऑलराइट, गवर्नमेंट ये भी इम्पोज कर सकती है रोकने के लिए किसी आर्टिकल को जिसकी मॉनेटरी वैल्यू भी ज्यादा और बहुत क्वांटिटी में भी आ रहा हो. देन अनदर वन इज योर एक्सपोर्ट टैरिफ बैरियर्स. एक्सपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होंगे? These are the kind of taxes या tariff that are imposed on the goods when they leave the country. सिंपल सी चीज है, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मतलब आप अगर उनको बाहर भेज रहे हो तो उन पर लग गए. सेम वे इंपोर्ट टैरिफ क्या होंगे? ऑन द गुड्स जो कि आप अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हो, गुड्स दैट आर इंपोर्टेड और द गुड्स दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू योर कंट्री. तो सेम ये दो इजी होंगे. इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ समझ में आ गए. जनरल टैरिफ्स होते हैं, इनका ये नहीं लेना देना तुमने क्या गुड मंगवाया. ये ऐसे लगते हैं कि आप क्या जो भी कुछ है वट एवर इट इज, अगर आप कंट्री से वो बाहर जा रहा है उस पर लगेगा ही लगेगा, वेदर इट इज अ स्मॉल आर्टिकल और अ बिग मशीनरी. राइट, देन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट
टेरिफ है हमारा ट्रांजिट टेरिफ बैरियर। ट्रांजिट ट्रांजिट टेरिफ बैरियर क्या होता है? ट्रांजिट मींस ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ट्रांसपोर्ट किया गया है, मींस ना आपकी कंट्री में आ रहा है ना आपकी कंट्री से जा रहा है, बट वो यस एक ऐसी कंट्री से आ रहा है और आपकी कंट्री से पास होकर जा रहा है, आपकी कंट्री के पोर्ट से पास होकर जा रहा है। समझ गए बच्चे? सपोज कीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका ने गुड्स भेजे हैं, किसको भेजे हैं श्रीलंका ने? म्यांमार लगा लीजिए, या वेस्ट दिस आपका ये कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रोडक्ट्स भेजे हैं, तो वो पास होकर जा रहे हैं हमारे इंडिया के बॉर्डर से, इंडिया का जो पोर्ट्स हैं वहां से लगते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ना कंट्री में आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कंट्री के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उन पर टैरिफ लगना। एंड इट्स ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाय सी रूट, एयरवेज के थ्रू भी अगर आपके गुड्स आपकी कंट्री से पास होकर जाते हैं किसी कंट्री में, देन टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन दैट गुड्स as when they pass through one country and they are bound to the another country में जाने, बट आपकी कंट्री से पास हो। सो दीज आर टेरिफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। हर एक में काइंड ऑफ टैक्स या मॉनेटरी वैल्यू आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन आर नॉन टेरिफ। नॉन टेरिफ को बच्चे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नॉन टेरिफ टॉपिक से आए हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें पर्टिकुलरली, तो ऐसा नहीं अब आप टैरिफ छोड़ के जाएंगे, टैरिफ को अच्छे से समझिए, बट नॉन टैरिफ से भी क्वेश्चन आए हैं। कैसे? नॉन टैरिफ बैरियर स्पेशली क्या होते हैं? दीज आर एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन, मींस यहाँ पर एज सच नहीं है कि कोई टैक्स देना है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन हो सकती है, रूल्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने लगा दिए, सपोज कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और एनी प्रोसेस जो आपको फुलफिल करना ही करना है, अदर देन टैक्स। सो दिस हैज द इफेक्ट, इनका इफेक्ट क्या होगा? ये कहीं ना कहीं ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ट्रेड को रोकेंगे, ट्रेड के ऊपर कुछ बैरियर लगा देंगे। सपोज कीजिए आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार आपके प्रोडक्ट नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आपसे फॉलो नहीं हुए, आपको वो प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप उस ट्रेड को रोक देंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे गवर्नमेंट का कि कहीं ना कहीं ट्रेड को रोकना, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना, जिस पर आपको कंट्रोल करना है। Okay, and they have the effect of restricting the international trade or affecting overseas investment पर भी ये लग जाते हैं, right? So the very first and the famous one is quotas हमने लास्ट सेशन में किए हैं। quotas क्या होते हैं बच्चे? these are the numerical limits on the quantity of goods, quantity of goods पर एक लिमिट लग जाना कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं मंगवाएंगे अपने देश में। तो मतलब आपने कोटा डिसाइड कर दिया। परसेंटेज में ही होता है, सपोज कीजिए राइस है, राइस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और नेशन से, तो गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया 30%, या कुछ ऐसा कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का 30% ही आपकी कंट्री में आएगा, तो दैट इज लिमिट। Okay, so these are the numerical limits on the quantity of goods imported into a country during a specified period. So the quantity that is mentioned in the license and import must pay penalty if quantity of the goods is imported exceed. हर importer के पास एक लाइसेंस होता है और उस लाइसेंस पर क्वांटिटी मेंशन होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर आप उस लाइसेंस से ज्यादा अगर ये पता लग गया आपने क्वांटिटी इंपोर्ट करी है या मंगवाई है, तो आप के ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, आपको वो पे करनी पड़ेगी। Okay, and if quantity of the goods import exceeds then the one specified in the license, then you will be penalized. Okay, that is quota. अब कोटा के अंदर आता है एक वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। ओके, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ये क्या होते हैं बच्चे? ये इस पर देखो, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, मैं स्टार्ट भी लगा दूं, आया है क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीआर पर। वीआर क्या होता है? एक तरीके का कोटा ही होता है, इसलिए मैंने इसको इसी के साथ समझाया है। दिस इज इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। इस वीआर को कौन लगाती है? एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो सामान भेज रही है। सपोज कीजिए आप यूएसए से मशीनरी या रशिया से कोई मशीनरी मंगवा रहे हैं, तो यूएसए या रशिया जब कोई टैक्स या ड्यूटी इंपोज कर दे या कोटा इंपोज कर दे, टिपिकली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ये दिस इज डन थ्रू दी कंट्रीज। यहाँ पर ट्रेडर का, इंपोर्टर ने सामान मंगवा लिया, हमारी कंट्री इंडिया को पता लगा कि इंपोर्टर सामान मंगवा रहा है, तो इंडिया बात करेगा रशिया से कि आप सर वहीं पर ही कोटा इंपोज कर दिए कि इस परसेंट से ज्यादा कोई सामान बाहर नहीं भेजेगा, तो वहां के लोग क्वांटिटी के वाइज कम भेजेंगे और इंपोर्टर को ऑटोमेटिकली कम सामान मिलेगा। सो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज अ काइंड ऑफ द रिस्ट्रेंट या कोटा, जो कि कौन लगाता है? एक्सपोर्टिंग कंट्री अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट्स पर लगा देती है। ओके,
समझ में आया? नाउ कोटाज हमने कर लिए, देन द नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज। वही टर्म्स हैं जो हमने लास्ट सेशन डिस्कस करी थी, बट यहाँ पर ये टैरिफ और नॉन टैरिफ के सेक्शन डिवीजन में मैं समझा रही हूँ। सब्सिडीज किस में आएंगी? नॉन टैरिफ में। तो सब्सिडीज बहुत इजी है, सबको पता है क्या होता है। गवर्नमेंट की एक तरीके की स्कीम होती है जिसमें वो पेमेंट देते हैं किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे यहाँ कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश ग्रांट दे दिया, या उनको लोन प्रोवाइड कर दिया लो इंटरेस्ट पे, ठीक है। टैक्स ब्रेक्स दे दिए कि चलिए अभी आप टैक्स नहीं दो तो अगले साल दे देना, तो उनको थोड़ा लिमिट्स उनकी थोड़ी कम कर देना, राइट। सो these are the kinds of subsidies that are given to the local producers, and why these subsidies are given, किस चीज में हेल्प करती हैं? to compete against the low cost foreign imports। जो आप फॉरेन से सामान मंगवा रहे हो और अगर वो लो कॉस्ट का है, तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को तो, अगर वो लो कॉस्ट का करेंगे तो वो तो बेचारे हमें बिल्कुल ही डेट में चले जाएंगे ना। तो उन चीजों को compete करने के लिए गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है कि हम तुम्हें दे रहे हैं बट तुम इस कॉस्ट से कम ही निकालो, ताकि लोग तुम्हारे ही प्रोडक्ट को आकर खरीदें। देन टू गेन एक्सेस टू द एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वहां पर अपनी गेन एक्सेस करें, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, खुल के प्रोडक्शन करो और सामान को बाहर भेजो। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग जो कि गवर्नमेंट देती है टू डू बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सब्सिडीज दी जाती हैं। तो ये हो गए बच्चे हमारे नॉन टैरिफ। अब कुछ अदर बैरियर्स भी होते हैं जो ना टैरिफ की कैटेगरी में हमने डाले हैं ना नॉन टैरिफ की कैटेगरी में डाले हैं, आपको वो समझने हैं। बट अगर वो आपको क्वेश्चन में टैरिफ और नॉन टैरिफ ही आ जाए कि भाई इन्हीं में से किसी चीज में डालो, तो आपने वो नॉन टैरिफ में ही डाल के आने हैं। राइट नाउ मैंने इनको अदर कैटेगरी में डाले हैं क्योंकि अभी इन तक एक कंफ्यूजन है कि टैरिफ कैटेगरी में आएंगे कि नॉन टैरिफ में, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर एग्जाम में आ गए तो पुट देम इन द नॉन टैरिफ, राइट। सो फर्स्ट इज एम्बार्गो। टर्म सुनी होगी, कल एक एमसीक्यू जो हमने किया था प्रैक्टिस उसमें थी एम्बार्गो। इम्बार्गो क्या होता है बच्चे? इट इज द गवर्नमेंट ऑर्डर होता है एक तरीके का, दैट इज इम्पोज्ड टू ट्रेड बैरियर करने के लिए, ट्रेड को रोकने के लिए दिया जाता है। कंप्लीट बैन कर दिया जाता है ऑन द एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इन वन कंट्री। मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से या किसी कंट्री के साथ सपोज कीजिए हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो अगर हम ये कंप्लीटली ऐसा बैन कर दे या गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी निकाले या रेगुलेशन इंपोज कर दे कि कोई भी इस कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा, दैट इज एम्बार्गो। ओके, एग्जाम्पल इंडिया बाय यूके न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया यूके में न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ बीफ इनटू इंडिया, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्बार्गो। बीफ इंडिया में कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है किसी भी नेशन से, एंड दैट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज हिंदूज, दिस हिंदू शन बीफ, राइट, है ना। सो ये एक चीज है। तो ऐसी चीजों को आप जब पॉलिटिकल रीजन की वजह से या लोकल रीजन की वजह से ऐसा करते हो, वो होती है एम्बार्गो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे। योर नेक्स्ट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक होगा? सॉरी, नेक्स्ट दिस पॉइंट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो ये भी आप वैसे नॉन टैरिफ में ही डाल के आना। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है बच्चे? नाम से देखिए, लोकल कंटेंट होना चाहिए, मतलब एक लीगल स्टिपुलेशन या एक लीगल कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट। क्या कंडीशन? दैट इज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज बी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। कि हर डोमेस्टिक मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, कोई ऐसा भी हो सकता है बच्चे, कोई प्रोड्यूसर है वो अपना सारा सामान प्रोड्यूस करके बाहर की कंट्रीज में भेज रहा हो, इंडिया में बेच ही ना रहा हो, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है बट गुड्स जा रहा है बाहर। तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लगाई, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट मींस आप जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन पर एक कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट, सपोज कीजिए 40%, 70%, कुछ भी परसेंटेज, कि आपको अपने प्रोडक्शन से, हाउस से, या अपना सामान 70% यहीं की ही मार्केट्स में बेचना है। सिर्फ 30% आप बाहर भेज सकते हैं, 70% यहीं बिकेगा। तो दैट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, राइट बच्चे। ऐसे ही और भी सारी हैं, जैसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। गवर्नमेंट कोई ऐसी रेगुलेशन लगा दे जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, कि आप इन्वायरमेंट को सपोज कीजिए हार्म नहीं कर सकते हैं, पल्यूट नहीं कर सकते, वो आपके बैरियर हो गया। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर्स को उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को अनफॉलो करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अ काइंड ऑफ बैरियर।
सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ये जो मैंने आपको बताया था, प्रोसेस कई बार कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो डील करना एकदम से ऐसे मानते हैं ये बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाएगी, राइट? सो दीज आर द सर्टेन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स which we discussed today and I hope you understood them very well. अब आ जाइए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आज के टॉपिक की बिल्कुल क्लियर जानकारी मिल जाए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. So here question number 1 says dash allows a specified number of goods to be imported each year. मीन्स ऐसा कौन सा कोटा है इसमें जो कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गुड्स पर ही लगता है बच्चे. यू हैव ऑप्शंस इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा. देखिए इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होते हैं दे आर जस्ट जनरल. ओके, मीन स्पेसिफिक गुड्स हो या अनसर्टेन गुड्स हो दोनों पर ही लगते हैं. अब बात आ जाएगी सिलेक्टिव एंड ग्लोबल. एंड इफ यू आर सेइंग स्पेसिफाइड दैट मीन्स इट्स अ सिलेक्टिव कोटा. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, सिलेक्टिव कोटा. Coming to question number 2, an attempt to limit outsourcing of jobs to the foreigners by requiring that कि minimum percentage of product value must be produced domestically goods so to be sold in the domestic market. इसका मतलब है बच्चे, जब आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसी लगा देते हो कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिकली गुड से बना हो और उसको डोमेस्टिक मार्केट में ही आपको बेचना है, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस क्या कहलाई जाती है? डोमेस्टिक सब्सिडी, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट एंड टेरिफ रेट कोटा. तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, दैट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली गुड्स होने चाहिए, उसमें प्रोडक्ट वैल्यू डोमेस्टिकली गुड्स क्यों, मतलब कंटेंट जो हो वो डोमेस्टिक हो. Therefore, option B, domestic content requirement is the correct option. Option B of question number 2. Now coming to the next question, that is question number 3. Which of the following is not a non-tariff barrier? देखिए इसमें दो चीजें, एक तो नोट एंड नॉन टैरिफ बैरियर. तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है कि हमारे दो तरीके के बैरियर्स है, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? जो कि मनी वैल्यू में कंसीडर हम नहीं करते. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा है जो मनी वैल्यू में कंसीडर होता है, वो इसकी ऑप्शन होगी, बिकॉज नॉट अ नॉन टैरिफ. बाकी सब नॉन टैरिफ होंगे. वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, इसमें कंप्लीटली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट से रिस्ट्रिक्शंस है, ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है. हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आप बता देते हैं कि इस स्टैंडर्ड से नीचे के प्रोडक्ट्स हम नहीं लेंगे, वो भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड लॉज, एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लॉज बनाते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होगा वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, वो भी नॉन टैरिफ बैरियर होगा. एड वैलोरम ड्यूटीज, दैट इज समथिंग दैट इज पेड इन फॉर्म ऑफ मनी और ये कुछ परसेंटेज ऑफ गुड्स पे लगता है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी. इट्स अ टैरिफ बैरियर, ये एक टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ नहीं है बच्चे, इसलिए यहाँ पर पूछा था नॉट अ नॉन टैरिफ. योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज एड वैलोरम टैक्स इज बेस्ड ऑन. हमने पढ़े थे टैरिफ. टैरिफ दो तरीके के थे, इसमें से वन था एड वैलोरम टैरिफ. सो एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन इनकम. नो, वो होता है इनकम टैक्स. रियल वैल्यू ऑफ गुड्स पर बेस्ड होता है ये. रियल वैल्यू ऑफ गुड्स पर बेस्ड है हमारा जीएसटी. देन इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स या वॉल्यूम ऑफ गुड्स. सो एड वैलोरम जो होता है बच्चे, वो मैंने क्या बताया था कि एक प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है उस वैल्यू के परसेंटेज पर बेस्ड होता है एड वैलोरम. सो इट्स द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स. Okay, your option again C is correct, money value of goods. Coming to the last question, the most common trade barrier that is faced by MNCs is the multinational company. कौन सा ट्रेड बैरियर सबसे ज्यादा फेस करती हैं जब उनको बाहर कोई अपना प्रोडक्ट भेजना है? एम्बार्गो, कोटा, सेल्स टैक्स, टैरिफ. देखिए ये हर तरीके के वो फेस करती है, बट यहाँ पर पूछा गया मोस्ट कॉमन जो है दैट इज टैरिफ. टैरिफ हर कंपनी को फेस करना पड़ता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, फेस करना पड़ेगा, इसलिए टैरिफ इसका आंसर होगा. दैट इज ऑप्शन डी. ओके, जहां पर कॉमन की बात आ जाए वो टैरिफ करके आना. सो विद दिस योर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आर ओवर फॉर दिस सेशन. आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया है. मैंने इन डिटेल आपको सारे डिफरेंसेस बताए हैं और टाइप्स बताए हैं कि टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ क्या होता है, right? So I hope you enjoyed today's session and keep practicing more questions for your UGC net preparation. Till then, stay tuned for the next session. Have a good day. Thank you.